हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लास में मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है 8th क्लास है और काफी दिन के बाद मुझे मौका मिला अभी क्लास लेने का। और हमारे अतीत जो हमारी थर्ड बुक है उसी को हम लोग देख रहे हैं। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 को पढ़ेंगे। और इसी में जो है हम पढ़ रहे हैं देसी जनता और उसको सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। जितना भी ये हमारा टाइम पीरियड है ये बेसिकली है कौन सा टाइम पीरियड? तो ये बच्चों अंग्रेजों के समय वाला ही है, जब अंग्रेज भारत में आए थे और उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है। कैसे पढ़े लिखे नहीं है? उनके मुताबिक पढ़े लिखे नहीं है। और वो कहते हैं कि हम राष्ट्र को शिक्षित करना चाहते हैं, हम यहाँ के लोगों को सभ्य बनाना चाहते हैं। ये लोग सभ्य नहीं है, ये लोग संस्कृत पढ़ते हैं, अरबी पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं। ये कोई भाषा है? आइए हम उनको सभ्य बनाएंगे। ठीक। तो हम देसी जनता को सभ्य बनाने का दौर और राष्ट्र में शिक्षा कैसे एंटर की है, बुश स्पैट से लेके लॉर्ड मैकाले समिति से लेके 1835 से लेके कैसे 1813 में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था भारतीय शिक्षा को लेकर, अंग प्राचीन विवाद क्या था, इन सभी पर हम लोग अपने चैप्टर में जुड़ने वाले हैं। चलिए, तो जल्दी जल्दी बच्चे सभी अपनी क्लास में बैठ जाइए। लंच के बाद बैठ गए होंगे, आई होप सभी बच्चे बैठ गए। चलिए, तो हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आइए ध्यान दें, और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। और आज को अब आपको पता लगेगा कैसे हम लोगों ने एजुकेशन को एक्सेप्ट किया है, कैसे एजुकेशन एजुकेशन पॉलिसी बनी है, कैसे कह रहे हम लोगों ने जो आज ये भाषा पढ़ रहे हैं इस क्रम में कि हमको बीए करना चाहिए, 12वीं करनी चाहिए, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी तक का जो सफर है वो वैसा के लिए क्या रहा है, क्या उसका दौर है, उसी के एक बीते हुए समय का दौर को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और इसको हम लोग आपका देखेंगे कि ये दौर है कैसे। क्लियर है? चलिए, पहले के अध्यापकों से आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं और नवाबों, किसानों, आदिवासियों ने किस तरह के प्रभाव पड़े हैं। क्या यहाँ के जो आपके राजा हुए हैं, कैसे यहाँ के जो नवाब हुए हैं, कैसे उनके जीवन पर प्रभाव है, क्या इफेक्ट है, ये साफ दिखाई देंगे आपको। इस अध्याय में आप समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों के जीवन को समझने के लिए जरूरी है कि क्योंकि वे भारत के अंग्रेज केवल भू क्षेत्र पर कब्जा किए और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। केवल आप ये सोचो कि अंग्रेजों का केवल एक ही मकसद था कि वो भू क्षेत्र कब्जाएं, विजय बढ़ाएं और अपना पैसा कमाएं। ये तो उनका था ही था, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे कि सब हो। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है, कल्चरल, वो एक मिशन पर निकले हैं। कैसे निकले हैं? कल्चरल जो उनका मिशन है उस पर वो आपके निकले हैं। और वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना, कह रहे जो उनका देसी समाज है, जिस देश में वो रह रहे हैं उसको सभ्य बनाना। यानी कि क्या नहीं है, अब वो सभ्य नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, तो उसको क्या करना है, हमको बेसिकली हमको उसको सभ्य बनाना, पढ़ा लिखा एक समझदार एक वेल एजुकेटेड हमको क्या करना है, एक सोशल हमको देना, एक समाज हमको देना, वेल एजुकेटेड। और उनके रीति रिवाज और मूल्य मान्यताओं को बदलना है। यानी जो उनके कस्टम है, जिस तरह का रीति रिवाज, पूजा पाठ, लेखन जोखन करते हैं और जो उनकी मान्यता है उनको हमने सब में चेंजेस। आप किसी की संस्कृति, किसी का खान पान, उसकी रहन सहन, उसकी मूल मान्यता को कब बदल सकते हैं? जब आप किसी संस्कृति से प्रभावित होंगे। और उस संस्कृति से प्रभावित होने का पहलू क्या है? जब आप उन्हें उसकी वहां की संस्कृति को पढ़ा लिखा और समझा होगा। और पढ़ा लिखा समझा कब होगा? जब आप पढ़े लिखे होंगे। तो प्राइमरी क्या बचता है? एजुकेटेड होना। और किसी की भाषा का, किसी की साहित्य का, वहां के लोगों का रहन सहन, देख सीख, खान पीन, ये सब उसकी संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, तौर तरीकों का हिस्सा है। और ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आती हैं एजुकेशन से। शिक्षा हर आयाम को चेंज कर देती है, ये आप ध्यान रखिए। क्या करती है? शिक्षा आपका हर आयाम को बदल देती है। ठीक। इसके लिए कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षा, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाएं? कि क्या करें कि भारत को शिक्षित बनाना है, सभ्य बनाना है,
और अंग्रेजों की जो सोच है उसके मुताबिक अच्छी प्रजा बनानी है। इसके लिए कौन से कदम उठाए जाने थे, कि कौन कौन से वो कदमों को ऐसा स्टेप उठाए ताकि यहाँ के लोग एजुकेटेड हो जाएं, यहाँ के लोग सभ्य हो जाएं, कौन से वो स्टेप उठाए। ठीक है, सभी बच्चे सामने ध्यान दे बेटा, सभी अपने बैठ जाएं अपनी कक्षाओं में, अच्छे से ध्यान दीजिए। अंग्रेजों अंग्रेजों के पास इन सवालों के बारे में कोई बनाए गए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर दशकों तक बहस चली, यानी कि डिस्कशन हुआ, कैसे क्या करना है, क्या चीजें होनी चाहिए। इन पर उन्होंने बहुत लंबे समय तक आपका क्या किया, डिस्कशन किया, उन्होंने आपकी बहस की कि आखिर में हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं, किस तरह की चीजें इन पे हो सकती हैं। ठीक है, इनको आपका देखने की आवश्यकता थी। आप देखिए विलियम जोन्स फारसी सीखते हुए, ये विलियम जोन्स है, और विलियम जोन्स ने बहुत सारी भारतीय किताबों का अनुवाद किया है। क्लियर है, इन्होंने बहुत सारी जो हिंदी या संस्कृत या अरबी भाषा के जो प्राइमरी जो यहाँ के ग्रंथ थे, जो उनकी भाषा में लिखे हुए कल्चरल्स के पार्ट थे, उनको उन्होंने आपका सीखने का प्रयास किया। तो यहाँ दिखाया गया है कि विलियम जोन्स फारसी सीख रहे थे। ये देखिए, तो आपको पहले विलियम जोन्स के बारे में पढ़ना है कि कौन है विलियम जोन्स। आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी अंग्रेज शिक्षा को किस तरह से देखते थे, यानी कि उनके नजर में एजुकेशन कैसी थी। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रखते थे, यानी कि उनकी नजर में शिक्षा क्या थी, किस तरह से वो एजुकेशन को देखते थे। आइए इस पर पहले बात करेंगे। शिक्षा के जो विचार हम आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वो पिछले 200 सालों में किस तरह से विकसित हुए। कह रहे हैं जिस तरह के आज हम एजुकेशन पैटर्न और पड़ाव पर खड़े हैं ना बेटा, ये ऐसा नहीं था आज, इसके पीछे 200 साल लंबा पुराना इतिहास है, और किस तरह से ये विकसित हुआ है। और इस पड़ताल के दौरान हम इन बातों पर भी विचार करेंगे कि भारतीय ने ब्रिटिश विचारों को कैसे प्रतिक्रिया दी, और इसके बारे में अंग्रेजों विचार ने किस तरह से विकसित हुए और भारतीय को कैसे पढ़ाया जाए। इन्होंने विचार किया कि यहाँ भारतीय लोग हैं, ये इनकी कैसी रिएक्शन इनको पढ़ाने में वापस आ सकता है, और उससे बढ़िया है कि हम थोड़ा आपका देख लें। क्लियर है, तो उसके लिए उन्होंने एक कैसे पढ़ाया जाए उनको पैटर्न निकालने की कोशिश करी कि कैसे हम इनको शिक्षित करें। तो कह रहे हैं कि प्राचीन प्राच्यवाद की परंपरा, सन 1883 में विलियम जोन्स नामक एक सज्जन कलकत्ता आए। कौन आए? विलियम जोन्स। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज का पद तैनात था। अब ये कौन थे? ये सुप्रीम कोर्ट के जूनियर जज थे। कानून का माहिर होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद थे। उन्हें ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने क्या किया था? ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा का अध्ययन किया, और वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे, और एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद उन्होंने रोजाना घंटों संस्कृत के विद्वान के साथ बैठकर संस्कृत की बारीकियां और उनके व्याकरण और संस्कृत व्याख्यान को अध्ययन करने लगे। यानी कि जूनियर जज थे कौन? विलियम जोन्स। उन्होंने क्या काम किया? यहाँ की संस्कृति को, यहाँ की संस्कृत को, व्याकरण और फारसी को और अरबी को उन्होंने सीखने का प्रयास किया, और घंटों उसमें बिताते थे वो। ठीक है, कुछ ही समय में उन्हें कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिक, अंगणित, चिकित्सा और अन्य विज्ञानों पर प्राचीन भारत की पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। यहाँ की फिलोसफी पढ़ी, यहाँ का कल्चर पढ़ा, यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो पढ़ा, इथिक्स की बुकें पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ी, यहाँ की आपका मेडिकल साइंस पढ़ी, और बहुत सारे जितने भी हमारे प्राचीन बुकें थी उनका सबने उनको स्टडी करना शुरू किया। आप किसी देश के लोगों को कब अच्छा जान पाओगे? वो तब अच्छा जान पाओगे जब आप वहाँ के कल्चर को, वहाँ के साहित्य को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं।
तो ही आप अच्छे से उनको पढ़ भी पाओगे और समझ भी पाओगे कि क्या। ठीक है। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर जैसे दिलचस्प रखते थे। उनमें थे एक हेनरी टॉमस कोलंबस बुक और नेथनियल हॉल्सहेड ने भारतीय भाषा सीखकर संस्कृति और फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। कह रहे दो लोग और थे, हेनरी टॉमस और नेथनियल हार्डलॉक ने क्या करा, इन्होंने यहाँ की संस्कृत को सीखा और बहुत सारी चीजों को इन्होंने इंग्लिश में लिखा, उसको ट्रांसलेट करके लिखा और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने का प्रयास किया। इन लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम रखा जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इन लोगों ने, ये यानी कि जो लोग इस संस्कृति का अध्ययन करते थे और इस संस्कृति को पढ़ते थे, उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो कौन कौन लोग हो गए एशियाटिक सोसाइटी में आपका, तो ध्यान रखिए विलियम जोन्स, ये मुख्य रूप से हो गए। और विलियम जोन्स के बाद आप इनमें से दो लोगों को और देख रहे हैं, हेनरी टॉमस और आपका हॉल हेड ने क्या करा, इसमें एक सोसाइटी बना ली थी और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्र को जारी किया। और इन्होंने एक पत्र निकाला जिसको बोलते थे एशियाटिक रिसर्च पेपर, ये रिसर्च पेपर पब्लिश किया। कह रहे हैं कि जोन्स और कोलब्रुक ने भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिमी देश दोनों के प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। इन लोगों का, विलियम जोन्स का भी और आपका कोलब्रुक ने भी क्या करा, जो यहाँ की प्राचीन संस्कृति है उसके प्रति अपना आदर और भाव दिखाया कि हमको रेस्पेक्ट करनी चाहिए किसी के कल्चर की, किसी के तौर तरीकों की, किसी के संस्कृति की। और उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता प्राचीन काल में अपने वैभव के शिखर पर थी। कैसे थी, अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु बाद में उनका पतन होने चला है। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में ही लिखे गए पवित्र ग्रंथ और कानूनी ग्रंथ को खोजना और समझना जरूरी है। कह रहे कि अगर आप यहाँ का समझना चाहते हैं कि भारत है कैसा, अगर आप उसके कल्चर को, भारत को समझना चाहते हैं, तो अंग्रेजों को यहाँ आकर जो उनकी खास तरह की चीजें थी, उनके पवित्र ग्रंथ थे, उनके कानून थे, इन सबको उनको बहुत अच्छी तरह से उनको समझना होगा। ठीक। और हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों को कानूनों में इन्हीं रचनाओं के जरिए रचा जा सकता है। इन्हीं रचनाओं के अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का जो रास्ता है वो आपका तैयार हो सकता है। क्या हो सकता है, भावी विकास का जो रास्ता है वो आपका तैयार हो सकता है। इन रचनाओं के पुनर्अध्ययन से ही भारत में भावी विकास का आधार पैदा हो गया। इस तरह से विलियम जोन्स और कोक ने ही दोनों प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने और उनकी व्याख्यान करने, अनुवाद करने से और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने नतीजे पर पहुंचने में जुटा लिया। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति सिखाने में मदद देगी, बल्कि भारतीय को भी हम अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। कैसी करेगी, अतीत का जो वैभव है, जो आपका लुप्त हो गया है, उसको समझने में और इनको सब जानने में आपका क्या करेगी, उनको मदद करेगी। क्लियर है। और जो उसकी भूमिका है वो आपका जो है, वो भूमिका जो इम्पोर्टेंस है वो पूरी तरह से इसको निभाएगी। ठीक है। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान के ही प्रोत्साहन देना चाहिए। पश्चिमी ज्ञान की बजाय उनको बहुत सारा से वो सारी चीजें आपका जो है उनको ध्यान देना चाहिए। वे चाहते हैं कि प्राचीन भारत ग्रंथ के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और सांस्कृतिक व फारसी साहित्य कवियों को पढ़ने और संस्थानों को स्थापना करने के जरिए अधिकारियों को ही माना है कि हिंदू और मुसलमानों को ही वहां पढ़ा जाना चाहिए, जिससे कि वो पहले परिचित होंगे। पहले हिंदू और मुसलमानों को पढ़िए ताकि वो लोग इनसे परिचित होंगे, और वे जिनका आदर करते हैं और उन्हें महत्व देते हैं, उन्हें अनजाने और विषय में शिक्षा ना दी जाए। जिन्हें वो जानते हैं उसमें दो। आप किसी और विषय में, सब्जेक्ट में शिक्षा दोगे,
वो उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। और इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेजी यानी कि देसी जनता का दिल जीता जा सकता है जब तभी अनजानी शासक के प्रति राजा में आदर की उम्मीद रखें। कह रहे हैं आप किसी की जनता का तभी दिल जीत सकते हो जब आप वहां के लोगों के प्रति, वहां की संस्कृति सभ्यता के प्रति आप आदर दिखाओगे, रेस्पेक्ट दिखाओगे, तो ही आप उनको दिल को जीत पाओगे, नहीं तो शासन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ठीक। इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही और कह रहे हैं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए 781 में अरब फारसी इस्लामी कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक आपका मदरसा खोला गया। तो 1781 में अरबी फारसी और इस्लामी कानून को बढ़ावा देने के लिए 1781 में क्या खोल दिया, एक मदरसा खोल दिया। कहाँ खोला गया, कलकत्ता में ये मदरसा खोल दिया गया। ठीक है, और 1951 में बनारस में हिंदू कॉलेज। अब देखिए 81 में क्या खोला, मुसलमानों के लिए एक बाप का मदरसा खोल दिया ताकि हम जितने भी मुसलमानी शिक्षा है हम उसको पढ़ सकें। और 1791 में 91 में क्या कर दिया, बनारस में आपका, क्योंकि यहाँ संस्कृत हिंदू का गढ़ था, यहाँ हिंदू कॉलेज खोल दिया, यहाँ इन्होंने हिंदू कॉलेज खोल दिया ताकि अब यहाँ क्या करना है, यहाँ सब आपको जितने भी प्राचीनतम ग्रंथ हैं और संस्कृति हैं उन सबको पढ़ना है और उन सबको आपको देखना है। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यों को कटु आलोचक की आलोचना थी कि बहुत सारे कटु जो विचार हैं वो उनको रखते थे और उसी आलोचना के आधार पर इन सबको देखते थे। तो कुछ लोग थे जो इनसे सहमत थे। तो ध्यान रखना है कि विलियम जोन्स ने क्या बनाई थी। सबसे पहले आइए थोड़ा सा एक बार आपका रिवीजन करते हैं। तो विलियम जोन्स ने एक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल की, बंगाल को उसने बाप का गठन किया 1700 के आसपास। और फिर उसने क्या किया है, देशी जनता के प्रति लोग समझे। 1781 में एक कलकत्ता में मदरसा बनाया और 1791 में उन्होंने एक आपके बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कर दी। ठीक है, आइए थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ते हैं। ये रहे दो व्यक्ति, इनको अच्छे से देखिए। उससे बढ़ने से पहले कुछ भाषा को समझना है। पहले है प्राचीनवादी, प्राच्यवादी। क्या मतलब है प्राच्यवादी का, समझिए। एशिया की भाषा और संस्कृति का गहनता से सीखने वाले लोग को बोलते हैं प्राच्यवादी। जो एशिया की भाषा और संस्कृति को जानना चाहते हैं उनको कहा गया प्राच्यवादी। मुंशी कौन है, ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ फारसी पढ़ना और लिखना जानता है। मुंशी किसे कहा गया, ऐसा व्यक्ति जो फारसी को पढ़ सकता है और लिख सकता है उसको कहा गया मुंशी। क्लियर है, जो फारसी भाषा को पढ़ ले, लिख ले और समझ ले, वो क्या है बेसिकली, वो आपका मुंशी है। ठीक है, और अगला आया वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब समझिए, यह आम तौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा को बोले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज ने रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए स्थानिक भाषा और सामग्री और उनकी भाषाओं के लिए अंग्रेजों के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया। वर्नाकुलर का मतलब है स्थानीय भाषा। आप ऐसे समझिए, तो वर्नाकुलर क्या है, स्थानीय भाषा। क्लियर हो गया। मदरसा क्या था, मदरसे की स्थापना अरबी भाषा को सीखने के लिए, अरबी भाषा को पढ़ने के लिए जहां जाते थे उसको बोलते थे मदरसा। या किसी तरह का स्कूल या कॉलेज, कोई आपका स्थानीय संस्थान हो सकता है, इस तरह का कोई भी आपका स्थान या चीजें आपकी हो सकती थी। तो वर्नाकुलर हमको समझ आ गया। मदरसा को हमने देख लिया क्या होता है। मुंशी मतलब जो फारसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है। प्राच्य मतलब, प्राच्यवादी मतलब जो एशिया की संस्कृति और यहाँ की भाषा को गहनता से अध्ययन करता हो। क्लियर है, तो ठीक। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, चित्र को हमको देखना है। ये चित्र है और इस चित्र को हम गौर से देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। अभी जितना पूछना है, कोई डाउट है, क्वेरी मुझसे पूछ सकते हैं।
चलिए आगे बढ़े। देखिए, वॉरेन हेस्टी का स्मारक, ये है वॉरेन हेस्टी, और ये उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल थे, और कह रहे हैं कि 1830 में कलकत्ता में स्थित है विक्टोरिया मेमोरियल। आप कभी मौका मिले आपको कोलकाता घूमने का, तो विक्टोरिया मेमोरियल को घूम के आइए, ठीक है, वहां पर चलेगा। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवाद किस तरह से सोचते थे। क्या आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की प्रतिमा है, ये हेस्टिंग की लगाई, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, जो प्राच्यवादियों को भारी समर्थक थे। और इसकी तरफ एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ आपका नीचे बैठा हुआ मुंशी, ये मुंशी जी हैं और ये हमारे पंडित हैं। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्य विद्वानों के लिए भारतीय भाषाओं को सीखना चाहते थे और उन्हें कई बार बोलियों समझते थे, उनको बोलियां समझते थे और उसका और वर्नाकुलर नाम जानते थे। हम किसी भाषा को बोली बोलते हैं कि यह की बोली है, बेसिकली वर्नाकुलर है, वहां की लोकल या स्थानीय भाषा, हमने उसको बोल दिया वर्नाकुलर, ठीक है। और स्थानीय रीति रिवाज और कानून के बारे में जानते हैं और प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्यान में मदद करते हैं। स्टिग ने इस पहल करने कलकत्ता मदरसे की स्थापना और मिशन के जरिए रीति रिवाज, संस्कार, परंपरा को जानने का, इस सारी चीजों के बारे में आपने इसको देखा है। अब है पूर्व की जघन्य गलतियां। पूर्व मतलब बेसिकली यूरोपियन कंट्री को हमने पूर्व कहा है। पूर्व मतलब पहले की गलतियां यूरोप में। कह रहे हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर सिर्फ शिक्षा के प्राच्यवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। अब जैसे ही 19वीं सदी लगी, उन लोगों ने क्या कर दिया, इन सबका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों से भरा है। कह रहे जो हमारा जो समाज है वो आपके पश्चिमी देश हैं और जितने भी आपके पूर्व के देश हैं, उनका जो समाज है उनमें क्या है, त्रुटियां, गलती हैं, और क्या कैसे हैं, अवैज्ञानिक हैं। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही है, मतलब जमीनी स्तर का, कुछ इसका इंपॉर्टेंस नहीं। इसलिए उन्होंने दलील दी, दलील मतलब अपना विचार रखा, उसकी बगावत की कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य का अध्ययन को बढ़ावा देने में इतना खर्च नहीं करना चाहिए। कह रहे जितना पैसा हम लोग एजुकेशन में ये अंग्रेज अरबी शिक्षा में कर रहे हैं और संस्कृत भाषा को पढ़ाने में कर रहे हैं, ये हमको खर्च नहीं करना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए, सिर्फ अंग्रेजी पर ध्यान देना चाहिए। हमारा क्या फायदा होगा भाई इससे, क्योंकि उनका साहित्य इतना अच्छा है ही नहीं, धरातल के स्तर का है ही नहीं। तो प्राच्यवादियों पर हमला करने वाले में जेम्स मील प्रमुख थे कि भैया इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एक प्रखर निकल के आए जेम्स मील। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने या दिल खुश करने जीतने के लिए की इच्छा से हिसाब या उनके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। कह रहे हम किसी को खुश करने के लिए आए हैं, हम उनको फीलिंग करते हुए उनकी इच्छा के अनुसार शिक्षा दें, हम ये सब चीजें नहीं करने वाले। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिकता हर चीजों को, ज्ञान को दिया जाना चाहिए। हम क्या करें, जो उनके लिए उपयोगी है, बेनिफिशियल है, जो उनके व्यवहार में आएगी, हम ऐसी भाषा को दें, ज्यादा अच्छा है। जीन्स मेल क्या थे, आलोचक थे कि उनको प्राच्यवादी संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और इसलिए भारतीयों को पूर्व समाज के काव्य और धार्मिक साहित्यों की वजह पढ़ाने की बजाय उनके पश्चिम में किसी तरह का वैज्ञानिक और तकनीकी सफलता की हासिल के विषय में पढ़ाना चाहिए। कोई वैज्ञानिक विषय में पढ़ाओ या फिर हमने कोई तकनीकी चीज हासिल की है उसके बारे में पढ़ाओ। ये क्या तुम आपका अरबी फारसी पढ़ा रहे हो, कुरान वगैरह पढ़ा रहे हो, आप क्या संस्कृत ग्रंथ वगैरह गीता वगैरह पढ़ा रहे हो, इन्हें मत पढ़ाओ, कुछ अलग पढ़ो। तो उन्होंने इस तरह की बात की, भैया ये मत करो, जेम्स में उसके ऊपर खुद विरोधी थे। अब क्या हुआ, कह रहे हैं कि 1830 के दशक में प्राच्यवादियों का विरोध और आपका तीखा हो गया। जैसे बढ़ते चले गए, इन लोगों का विरोध हो गया। और थॉमस बेटिन मैकाले ने इन आलोचना में सबसे
मुखर और प्रभावी विचारक थे। ये बैठे आपके, जिसको हम लॉर्ड मैकाले भी कहते हैं, ये बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा भैया क्यों पढ़ाएं हम सब कुछ ये चीजें, हम तो नहीं पढ़ाते, हम तो इंग्लिश ही पढ़ाएंगे अपनी अंग्रेजी। ठीक है। भारत को असभ्य देश मानते थे, कह रहे कि भारत में है क्या, भारत तो पढ़ा लिखा नहीं है, सभ्य नहीं है ये लोग तो। जिस सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था, मैकाले के मुताबिक पूर्व ज्ञान का कोई शाखा इंग्लैंड के प्रगति के समक्ष नहीं थी। वो कहते थे कि कोई भी ऐसी शाखा नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लंदन के में रखी हुई बुक के बराबर हो। मैकाल का कहना था, देखिए ये कोटेशन बड़ा फेमस है, मैकाले का कहना था कि एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना ही भारत और अरब के समूची साहित्य इतिहास के बराबर है। कि जितनी रैक है ना, ये वाली, ये जो रैक रखी हुई है, ये पूरे हिंदू और मुसलमानों में जितना उनका साहित्य है ना, ये उसके बराबर है। तो ये हमें लग ही नहीं सकते, इनकी एजुकेशन कैसी होगी। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा की बर्बादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनसे कोई फायदा होने वाला है नहीं। अब जो आपका 1781 में जो आपका मदरसा कलकत्ता में खोला गया था, 1791 में जो आपने हिंदू कॉलेज खोला बनारस में, कह रहे इन पर पैसा खर्च मत करो भैया, हम क्यों पढ़ाएंगे संस्कृत को, हमें क्या पढ़ाना चाहिए, हमें अंग्रेजी पढ़ानी चाहिए, इनके पास है क्या, जो भी है सब कुछ हमारे पास ही, हम नहीं पढ़ाते इसको। कह रहे कि गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा को सीखने की जरूरत पर जोर दिया। उसने कहा भैया अगर कुछ सिखानी है तो आप अंग्रेजी भाषा ही सिखाओ। अंग्रेजी के ज्ञान ने भारतीय की दुनिया को श्रेष्ठतम साहित्य कृति को पढ़ने का मौका मिलेगा। और कह रहे कि जब वो लोग अंग्रेजी सीख लेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि कुछ और भी ऐसे कल्चरल साहित्य हैं, उनको पढ़ने का मौका मिलेगा। और यहाँ के लोग पश्चिमी ज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में विकसित हुए अवगत हो पाएंगे कि जैसी हमारी साइंस है और जैसा हमारी फिलॉसफी है, लोग पढ़ेंगे और जानेंगे उसके विषय में। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ना लोगों को सभ्य बनाना है, उनकी रुचि, मूल्य, संस्कृति में बदलाव का रास्ता है। जब अंग्रेजी पढ़ाओ एक तो वो सभ्य बनेंगे, उनकी नई नई इंटरेस्ट जागेंगी, उनकी वैल्यूज बढ़ेंगी और उनके कल्चर का बदलने का रास्ता चेंज हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं कि हम संस्कृति को डेवलप करेंगे अपनी, वो कब कर सकते, जब लोग हमारी संस्कृति को पढ़ेंगे, हमारी संस्कृति को जानेंगे, तो ही तो आप उनको पढ़ने का मौका दोगे, नहीं तो उससे पहले क्या हो सकता है। कह रहे कि मैकाले का आपका मिटलस यानी कि एक विवरण के आधार पर 1835 में मैकाले अधिनियम पारित किया गया। अब शिक्षा के लिए एक अधिनियम बनने जा रहा है जिसको हमने कहा मैकाले अधिनियम। ये फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी के उच्च शिक्षा का माध्यम, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाएगा, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन उसमें रहेगी और अंग्रेजी जो क्या होगी हायर एजुकेशन के लिए लैंग्वेज कर दी गई इंग्लिश। कलकत्ता मदरसे और बनारस संस्कृत कॉलेज में प्राच्य भाषा में संस्कृत को प्रोत्साहन न दिया जाएगा। इन संस्थानों को अपने आप में क्षरण का शिकार हो जाते रहे और अंधकार के मंदिर की संज्ञा दी। कह रहे हैं कि ये अपना आप खत्म हो जाएंगे और ये अंधे मंदिर है, इनमें कुछ नहीं होने वाला भैया। कह रहे हैं कि अब स्कूलों के लिए अंग्रेजी पाठ्यक्रम की पुस्तकें छपने लगी। अब क्या होगा, अगर आपको इंग्लिश ही पाठ्यक्रम इन बुकों में चला जाएगा, अगर आपको कलकत्ता के मदरसे में संस्कृत नहीं चलेगी, आप सीधा इंग्लिश चलेगी। और बनारस का जो हिंदू कॉलेज है वहां भी कोई साहित्य वाली चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, अब अंग्रेजी की बुकें आपको मिलने वाली हैं। प्राइमरी में आप कुछ भी करो, हायर में तो आपको इंग्लिश में मिलने वाला है सब कुछ। मैकाले ने 1835 में कह दिया ये बात और उसकी समिति भी पास होगी, बन गया। अब क्या था कि व्यवसाय के लिए शिक्षा, अब आपको कमर्शियल एजुकेशन देनी है, उसके लिए तुमने क्या सोच रखा है, कैसा कुछ तुम्हारा विचार है, इसको देखना है। कह रहे कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन में स्थित, अब लंदन क्यों, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहां बैठती थी, लंदन में बैठती थी, ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोटिस भेज दिया, शिक्षा के विषय में एक नोटिस भेजा। यानी कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थित थी, भाई कंपनी तो कहां की थी, इंग्लैंड की थी, उसको कौन चलाता था, लंदन में कौन मैनेज करता था, तो लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करने वाले थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। वो भारत में बैठी ईस्ट इंडिया कंपनी को मैनेज करते थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने भारतीय गवर्नर जनरल को क्या भेज दिया, एक नोटिस भेज दिया, एक पत्र भेज दिया। और कंपनी के नियंत्रक मंडल ने, ये नियंत्रक ही हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, नियंत्रण मंडल की अध्यक्षता में चार्ल्स बूट के नाम से, ध्यान दीजिए मैं
दूसरे क्लास में बताता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स वुड के नाम से जारी इस संदेश को वुड नामक आपका नीति पत्र यानी कि वुड डिस्पैच कहा गया। और क्वेश्चन बनता है कि 1854 में कौन सी शिक्षा नीति लागू होने जा रही थी, या कौन सी नीति लागू के लिए एक पत्र बना, तो वुड डिस्पैच कमेटी 1854 में आई। कब आई? वुड डिस्पैच कमेटी 1854 में वो आ गई थी आपकी। इस दस्तावेज में भारत में कानून की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर अब यूरोपीय शिक्षा को अपनाने में कितना व्यवहारिक लाभ होंगे। अब प्रश्न वही खड़ा कर दिया कि आप पुरानी एजुकेशन सिस्टम को हटा रहे हैं और इसमें नया एजुकेशन सिस्टम इसको लगा रहे हैं। अब इसको लगाने में तुम्हें कितना प्रॉफिट होगा, ये आपको बताना है। बेसिकली इस पूरे में ये खड़ा कि भैया ठीक है, हमने कुछ प्रोग्राम चलाए थे, यह के वर्नाकुलर भाषा में लोगों को शिक्षा देंगे, आपने मना कर दिया। आप उसके प्रखर विरोधी हो गए, जेम्स मिलर और आपके मैकाले जैसे। 1854 में आपका वुड डिस्पैच आ गया आपका, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भैया अब चेंज कर दिया हमने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने नियम भेजा है, वुड आपका डिस्पैच आ रहा है। और वो शिक्षा कैसे देगा? इन प्राच्य भाषा की जगह में अंग्रेजी में शिक्षा देगा और आपको इंग्लिश में पढ़ना है, चाहे वो आपका मदरसा हो कलकत्ता का या हिंदू कॉलेज हो। अब जो भी आपको खर्च मिलेगा, सरकारी पैसा खर्च होगा, वो सब इसी के आधार पर होगा। इतना तो हमें क्लियर हो गया। और कह रहे हैं कि इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। कह रहे हैं जिस तरह की हम एजुकेशन ला रहे हैं ना, इकोनॉमिक्स में बड़ा लाभ होने वाला है शिक्षा में। यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीय में व्यापार और वाणिज्य के विस्तार होने से लाभ को समझेंगे। कह रहे जो हम एजुकेशन पॉलिसी लगा रहे हैं ना, इस वाली एजुकेशन पॉलिसी जो लोग भारतीय हैं वो लोग क्या कर पाएंगे? ट्रेड कर पाएंगे और कमर्शलाइजेशन में आपका उसका जो प्रॉफिट है उसको मिलेगा और उसके लाभ को समझेंगे कि हमारी नीति कितनी बढ़िया हुई। जो उसकी एजुकेशन मतलब किस तरह का है, ट्रेड एंड आपका कमर्शियल पर्पस के हिसाब से हमारी एजुकेशन, ट्रेड और कमर्शियल पर्पस आपको मिलेगा और आपको उसके बेनिफिशियल जो है आपको समझ आने लगेंगे धीरे धीरे कॉज ऑफ इफेक्ट क्या है। इसलिए हमारी शिक्षा बड़ी अच्छी है। और के संसाधनों के विकास और कैसे उसको डेवलप करेंगे, क्या उसका महत्व होगा, ये सारी चीजें अब आपको समझने में बड़ा योगदान मिलेगा और उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराएंगे। और भैया यूरोप की कल्चर कैसा है ये पढ़ने का मौका मिलेगा, आकांक्षाएं जाएंगी और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी। प्राइमरी समझिए इनका जड़, अगर ये भारतीय आप ब्रिटिश को पढ़ेंगे तो ब्रिटिश वाली चीज मांगेंगे तो हमारा ही फायदा है, क्योंकि तब यह लोग यूरोप की बनी चीजों को अपनाएंगे और खरीदना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे? ब्रिटिश की बनी चीजों को अपनाएंगे और उनको खरीदेंगे और उनको शुरू करेंगे। क्लियर है? सब कुछ कहां से निकलने वाला है? वो यहां से निकलने वाला है। वुड की नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया और कह रहे हैं कि वुड डिस्पैच में ये आपका लॉजिक दिया गया कि यूरोपीय शिक्षा से भारत के चरित्र में उत्थान होगा, ठीक, और ज्यादा साम्यवादी, सत्यवादी, ईमानदार बन जाएंगे। कैसे होंगे भैया? जितने आप तो झूठ उठ बोलते हैं सब अंग्रेज हो जाएंगे सारे, कह रहे। और फलस्वरूप कंपनी के भरोसेमंद कर्मचारी में कमी नहीं रहेगी और तुमको चाहिए कंपनी के लिए एक भरोसेमंद कर्मचारी, और उसी कर्मचारी की कमी तुम्हें नहीं होगी। और दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य ना के बराबर भयानक त्रुटि से भरा पड़ा है, बल्कि यहाँ के लोगों को ना तो किसी काम के प्रति कोई उनका दायित्व है और ना कोई समर्पण। उन्हें काम करना आता ही नहीं है, ना तो उन्हें किसी काम की वैल्यू है, ना उसको फीलिंग से करते हैं, ना समझते हैं कौन कर रहा है बेसिकली। तो बेसिकली हम लोग हमारे को पढ़ेंगे तो उनको वैल्यू समझ आएगी काम की। और ये यहाँ तक सही भी बोल रहा है कि काम के विषय में तो, और ना ही वो शासन के लिए अवसर निपुण पैदा हो सकते हैं। और कह रहे जो कुछ हमने शासन वासन चलाया उसको कैसे समझेंगे जब ये बाप के पढ़े लिखे नहीं होने के। तो इसलिए हमको अंग्रेजी को लागू कर देना चाहिए। उन्होंने इसकी बड़ी प्रखर आपका मांग की, ठीक। और 1854 में इस नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने अहम कदम उठाए, सरकारी शिक्षा विभाग का गठन किया। अब यहाँ बन गया गवर्नमेंट एजुकेशन विभाग। जो आज हमारा शिक्षा विभाग है ना, वो इस समय की जोन है, 1854 में बना हमारा शिक्षा विभाग। और शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित होगा, सरकार ही इनको रेगुलेट करेगी, एजुकेशन जो भी मैटर होगा। और विश्वविद्यालय शिक्षा की व्यवस्था
शिक्षित करने के लिए कदम उठाया गया कि अब हम केवल 12वीं तक नहीं पढ़ाएंगे भैया, अब हम कॉलेज में ले जाएंगे। और 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह हुआ, उसी समय मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। ये मद्रास में और बंबई में और कलकत्ता में क्या कर रहे थे, आपका विश्वविद्यालय को स्टेबल कर रहे थे, क्योंकि कलकत्ता उस समय की प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बंगाल प्रेसिडेंसी थी। तो ये चाह रहे थे हर एक प्रेसिडेंसी में हमारा क्या हो जाए, जो हमारी रियासतें हैं जिन पर हमारा कब्जा, वहां एक एक विश्वविद्यालय हो जाए और स्कूली शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन का प्रयास किए जाए और हम लोग आपका चेंज कर सकें। तो 1854 में बेसिकली आप देखोगे तो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाना और सरकार को एक सरकारी विभाग स्टैब्लिश करना है। कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक कॉलेज बनाना और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग को पैदा करना, खरीदने में सिखाना और भारतीय को सभ्य बनाना, ये सारे प्रयास जो थे इसके अंतर्गत आपका किए गए थे। ठीक है, ये मैकाले साहब बड़े प्रखर विरोधी थे अच्छे शिक्षा के। ये क्या चाह रहे थे, और उधर हमारे लॉर्ड बारिंग हेस्टिंग्स चाह रहे थे भैया इनको इनकी भाषा में पढ़ा दो, लोग हमारा आदर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, कम से कम यहाँ वापस टिक तो पाएंगे। अब यहाँ इनकी सारी आपस में क्लासेस शुरू हो गई, मतलब क्राइसिस हो गए, इनको हो गए, हम नहीं चाहते। अब देखिए पुत्र लिखा है ज्ञानी भाषा में, उनके पक्ष में दिया है। और मैकाले कहते थे कि किस तरह के लोग हैं, इन लोगों को पढ़ना लिखना तक नहीं आता है। मैकाले के पक्ष में दिखाया गया है कि देसी लोगों को आमतौर पर बोली जाने वाली भाषाओं में साहित्य में होता है, ना ये वैज्ञानिक है, ना इनकी बोलियां हैं, दृढ़ता रूप रोकी है, ये समृद्ध नहीं है, मूल्यवान नहीं है। मैकाले ने इसको बड़ा अच्छा नहीं माना शिक्षा के पैटर्न। यूरोपीय विज्ञान के पक्ष में तक कि हमको यूरोपीय ज्ञान देना चाहिए, उसके लिए क्या पक्ष था, अब आप जानते हैं वुड डिस्पैच आया, नीति पत्र था, प्राच्य का विरोध करने वाले में निर्णायक विजय में युद्ध हुआ और हमने इसको जोर भी दिया और कही भी कि भारत में किस तरह से शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए। उसने लक्ष्य को बताया, कला संस्कृति विज्ञान के आधार पर उन्हें पूरा जितना तर्क उसको देने थे उसने पूरे इसको तर्क दिए और कोशिश की क्या था। तो देखिए कल्पना कीजिए कि 1850 के दशक में आपने वुड डिस्पैच नीति के बारे में सुना होगा, इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्या ये सही है। और 19वीं सदी का ये कॉलेज बन रहा है। ये कॉलेज कौन सा है बच्चों, तो 1854 का जो वुड डिस्पैच आया था उसी में आपका 3 कॉलेज विश्वविद्यालय बन रहे थे, उन 3 में से एक है। बेसिकली 3 थे, ये उनमें से एक है। देखिए इस तरह के कॉलेज, ठीक है। तो ये हमको विश्वविद्यालय कहाँ का है, मुंबई का विश्वविद्यालय है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब शिक्षा नीति की मांग हो रही है। ये आखिर में मांग कहां से हुई कि आपको अंग्रेजी शिक्षा लानी है, आपको पाश्चात्य शिक्षा खोलनी है। ये इतना भी जो आपने 1854 पढ़ा और 1871 में जो कलकत्ता का जो मदरसा खोला गया था और 1891 में जो आपका हिंदू बनारस कॉलेज को स्कूल खोला गया था, उसके पीछे की डिमांड क्या थी, मांग क्यों कर रहे थे। तो इसमें एजुकेशन की नैतिक मांग के ऊपर एक बात चलेगी। तो आज तो समय समाप्त हो रहा है, जिसमें हम लोग इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लेकिन कल हम इसको पढ़ेंगे जरूर और अच्छे से देखेंगे कि कैसे कैसे हमारे विश्वविद्यालय बने हैं। कलकत्ता में हुगली नदी के पास कैसे आपका सेरारामपुर में कॉलेज बना हुआ था। इन सभी को हम लोग कल के जो हमारा लेक्चर होगा उसी के लेक्चर में बड़े अच्छे से कंटिन्यू करेंगे और बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल आज का इस लेक्चर में इतना ही। आप लोग पूरी शिक्षा नीति को घर जाके पढ़िए, कोई डाउट कोई क्वेरी बनता है मुझसे पूछ लीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।